सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। हमने जीके का कुछ क्वेश्चन कवर किया था, लेकिन आज हम मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स में अगर आप देखें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे मैंने वीडियोस बना के रखी हुई हैं। एक सिंपल इंटरेस्ट पे है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आप वो विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार विज़िट कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में, वो सारे कवर करवाने की कोशिश की है। अब सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जो कि 9th-10th का सिलेबस में आती है। जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो ये वीडियो देख लेना। अब ओवरऑल अगर एफए के सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ्स की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो 10 टॉपिक हैं हमारे पास। मैंने दोनों साल के पिछले पेपर एफए के देखे, उसमें हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन कम से कम आ रहा है, हर एक टॉपिक में से। तो कहने का मतलब आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है उसमें सबसे ईजी वाला क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए और आप अटैम्प्ट ही ना कर पाओ। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डब्ल्यूएम क्लासेस है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हमने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, इससे में जाने से पहले आप लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लो। जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप देखते ही निकाल सकते हो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हुई है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन यही है जो आज हमने टॉपिक कवर करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होगा, आपको 2 इक्वेशंस बनानी है। इस क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक आज कवर करने के बाद इस क्वेश्चन को आप आराम से आई थिंक 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और ऐसे ही देखो बाकी क्वेश्चन, जैसे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम पे आया है। लिमिट्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। और हो सकता है किसी एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आ जाएं और एक टॉपिक स्किप भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला देख लें, ये आ गया हमारा कौन सा, प्रोबेबिलिटी से आया है। उसके बाद ये 3D से आया है और ये वेक्टर से आया है। तो इस हिसाब से हर एक मतलब टॉपिक उन्होंने टच करने की कोशिश की हुई है हर एक एग्ज़ाम में ही। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बेसिक मैथ्स के भी लेक्चर नहीं देखे हैं और किसी का मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, तो वो बेसिक मैथ्स के लेक्चर देख ले, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे तो अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं और ये टू वेरिएबल्स का क्या मतलब है। देखो, मैथ में वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसे एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। मान लो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन दे रखी है जिसमें आपके पास 2 वेरिएबल हैं, मतलब दोनों चीज़ें आपको नहीं पता हैं, और लेकिन ये है कि सेम 2 चीज़ों के रिलेटेड आपको 2 चीज़ें बता रखी होंगी। कहने का मतलब ये हम मतलब जब एग्जांपल देखेंगे तब देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ समझ लो कि जैसे मान लो मैं आपको एक लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या है। तो हर एक चीज़ का ना एक अपना नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी मटेरियल पड़ा हुआ तो उसका एक नाम होता है, तो ऐसी लाइन का भी एक अपना नाम है, एक जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन जो लाइन की होती है ना, सिंपल एक कोई भी लाइन आप ऐसे ड्रा करो, ऐसे ड्रा करो, ऐसे ड्रा करो, तो वो चारों क्वाड्रेंट्स में कहीं पे भी हो सकती है। अब किसी को क्वाड्रेंट्स का नहीं पता तो उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वाड्रेंट्स का मतलब ये है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। 2D में हम 4 क्वाड्रेंट्स लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके हम कौन सी बात कर रहे हैं। इस वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये आ गया हमारा पॉजिटिव वाली साइड और ये आ गई हमारी नेगेटिव वाली साइड, ठीक है। और ऐसे ही, एक मिनट, ऐसे ही हमारे पास ये आ गया हमारी पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस आ गई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब जब भी हम कोई भी लाइन 2D में ड्रा करते हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशन में, एक्स और वाई एक्सिस में, तो मान लो मैंने ये वाली लाइन ड्रा की, तो इसका कुछ नाम होगा, इस लाइन का कुछ नाम होगा, इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ नाम होगा, लेकिन सबका एक जनरल नाम है। जनरल नाम का मतलब ऐसा हो गया जैसे हम सारे इंसान हैं, अब सबके अलग अलग नाम है लेकिन हैं तो इंसान हैं। तो ऐसे ही जो लाइन है ना, इसकी एक लाइन की जनरल इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं y = mx + c। अब जैसे मान लो मैंने बोला है y = 2x + 5, ठीक है। तो ये किसी पर्टिकुलर लाइन का नाम है, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन को डिनोट कर रहा है ये वाली इक्वेशन। लेकिन ये वाली इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन है। अब अगर आपको ये वाली जनरल इक्वेशन समझ में आ गई, आप कोई भी लाइन खुद ड्रा कर सकते हो, या फिर कोई भी लाइन की इक्वेशन देखोगे तो वो आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि ये लाइन कैसी होगी, ये कहाँ से जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले, किससे पहले, ये वाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स,
इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें बेसिक कंसेप्ट इसी का आता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपको ये पता है, इसको आप एम एक्स की जगह ऐसे भी बोल सकते हो, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इनके नाम कुछ भी चेंज कर दो आप, m का और c का, लेकिन y और x के बीच में जो रिलेशन है, जो एक लाइन दिखाती है, उसे हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आपने किसी और नोटेशन से याद कर रखा है तो आप वैसे ही रखो, लेकिन अगर किसी को नहीं था पता तो उसको क्या याद रखना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखें ये m क्या चीज़ है, इसमें इसको अच्छे से समझते हैं। y इज इक्वल टू मैंने क्या बोला, एम एक्स प्लस सी। इसमें जो m होता है ये होता है हमारा स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब यहाँ पे ये है कि वो स्लोप कैसा है, मतलब स्लोप का मतलब हो गया ये, जैसे ये स्लोप है ना इसका, ये वाला स्लोप है इसका, तो वो स्लोप किस हिसाब से, जैसे इसका स्लोप ज़ीरो है, अभी ये स्लोप बिल्कुल नहीं है ना, जिसका स्लोप बिल्कुल नहीं तो वो ज़ीरो है। इसका स्लोप कुछ ना कुछ है, इसका स्लोप मैक्सिमम है, तो इसको बोलते हैं हम स्लोप वाई, ये सॉरी एम को, ठीक है। और सी होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब हो गया कि वो वाली जो लाइन है जो भी हम ड्रा कर रहे हैं वो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है। एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमारे आगे क्वाड्रेंट्स और कोई लाइन है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, मान लो ये वाली लाइन थी। अब ये वाली मेरी वाई एक्सिस है, तो आपको देखना है कि वाई एक्सिस को वो कहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है ना। तो यहाँ से लेके ओरिजिन तक ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सी, वाई इंटरसेप्ट। अब मान लो ये वाली लाइन ऐसे टच कर रही होती तो हम ये वाला पोर्शन जो था ये हमारा क्या रहता, सी, मतलब वाई एक्सिस को वो लाइन कहाँ पे टच कर रही है। अब देखो वाई एक्सिस को टच तो करेगी ना, अगर लाइन है तो लाइन की कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि लाइन इतनी है तो इतनी है। लाइन सेगमेंट में और लाइन में तो आपको डिफरेंस पता होगा कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं लेकिन लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लाइन खींच लो, वो जब भी क्वाड्रेंट्स में रखोगे तो वो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं से टच करके जाएगी। तो वाई एक्सिस को जहाँ पे भी वो टच करेगी वहाँ से लेके ओरिजिन तक का जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, जिसे हम सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का क्या मतलब है। यहाँ पे m का मतलब स्लोप है और c का मतलब है y इंटरसेप्ट। तो कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तो यहाँ पे जो 4 है ना, 4 का मतलब क्या है कि वो वाली लाइन क्वाड्रेंट में ओरिजिन से 4 पॉजिटिव पे इसको टच करके जा रही है। वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन पॉजिटिव 4 है तो यहीं पे होगा। ये तो क्लियर हो गया आपको, मतलब इसी यहीं पे होगा सब, ठीक है। अब 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ये क्या है, स्लोप है हमारा। 2 है स्लोप, इसको हम बाद में देखते हैं। स्लोप को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से आप x निकालोगे तो कैसे इस 4 को पार भेज दोगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे, वैसे टेन थीटा से भी निकल जाता है, लेकिन उधर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखो यहीं पे +4 की जगह अगर मैं कोई इक्वेशन लिखी होती मैंने कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब सिंपल ये था कि वो वाली लाइन जो है वो -7 से ऐसे करके, ये ऐसे करके जा रही होगी और यहाँ पे -7 होगा, y का -7, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस जो हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, ये नेगेटिव में है, मतलब वो लाइन ऐसे है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब स्लोप जो है या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। मैं m की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, m की, ठीक है। m या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि 90 डिग्री से कम बन रहा होगा, ठीक है। 90 डिग्री से कम का मतलब क्या है कि x एक्सिस के साथ, जैसे मान लो मैंने ये वाली लाइन ड्रा की, अब इसमें ये आ गया मेरा y इंटरसेप्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आ गया मेरा स्लोप, मतलब x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रही है वो लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, ये कैसे पता है मुझे कि अगर ये 90 डिग्री से कम है, तो देखो x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री से कम ही है ना, 90 डिग्री तो ये है, इससे तो कम ही है ये, तो ये लाइन जब तक ऐसे ऐसे करके यहाँ तक रहेगी तब तक पॉजिटिव स्लोप रहेगा मेरा। जैसे लाइन ऐसी चली जाएगी तो ये एंगल बढ़ गया मेरा, तो ये नेगेटिव स्लोप हो जाता है, ठीक है। अब इसमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ओवरऑल थोड़ी सी माइंड में इमेज बन गई होगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या चीज़ है, ठीक है। तो मतलब ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हम यूज़ करेंगे अब इसमें, मतलब इसको पढ़ने के लिए जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो FAA में हमारा 1 मार्क्स हमें दे देगा, ठीक है, हो सकता है 2 मार्क्स भी दे दें। अब जब भी हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ना, जैसे मैंने क्या बताया कि ये आ गई जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो अब आपको याद होगी 10 मिनट से मैं यही बता रहा हूँ। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ, कहने का मतलब x को इधर ले आता हूँ पीछे,
और इसको मैं ऐसे m और c की रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखूंगा, बल्कि एक जनरल इक्वेशन लिखने लगा लाइन की। जैसे मान लो मेरे पास x की फॉर्म में होगी, प्लस y होगा उसमें, और प्लस c होगा। c कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसे करके ये एक लाइन होगी, लेकिन इसमें हम पीछे कुछ ना कुछ होगा 1 2 3, तो इसको मैं a बोल रहा हूँ। मान लो ये a है, ये आ गया मेरा b, और ये आ गया c इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की अगर आपको लाइन दिखेगी तो उसका मतलब यही समझना है कि यही वाली लाइन है सेम। ये जो प्लस c था ये यहीं पे है, ये जो mx था तो ये ax बन गया, ये जो y था तो y के पीछे मैंने b लिख दिया, क्योंकि y के पीछे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। तो इसको भी आप आराम से y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हो। तो लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली मान के चल रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि हमें दो इक्वेशंस को डील करना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, तो इसलिए। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, पहली मेरी इक्वेशन आ गई, तो मान लो मैं इसको a1 बोल रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास कोई एक लाइन थी ये, ठीक है। दूसरी आ गई मेरे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो लाइन्स हैं। अब आप बोलोगे ये लाइन क्यों ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, इसका मकसद क्या है? तो अभी समझाने लगा। अब देखें इसमें ये जो a1 है ना हमारा, ये आ गया x के पीछे का। देखो असल में जब ऐसे हम लिखते हैं ना, मैंने मान लो 4x लिखा है, तो याद रखना ये मेरा वेरिएबल है, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट हो गया और ये आ गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। ये तो क्लियर होगा आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये x मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन ये a1 मेरा कांस्टेंट है, कोई a1, ठीक है। ये मैंने b1 लिखा है और यहाँ पे c1 लिखा है। तो ये दो इक्वेशंस आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी है। अब मैं बताने लगा कि ये इक्वेशंस आई क्यों, कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। अगर आपने एज रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हुए हैं, मतलब आपने किए भी होंगे रीजनिंग में, कि जैसे बोलते हैं कि मान लो कि आज से पहले कोई दो बंदे हैं, एक ए बंदा है और एक बी बंदा है, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एज रिलेटेड होगा, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे वापस आऊँगा कि ये इक्वेशंस बनती कैसे हैं। ये अब बनाते रहे हो पहले भी इक्वेशंस। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि ए इज़ फादर ऑफ़ बी, मैंने क्या बोला, ए इज़ फादर ऑफ़ बी, ये हमें पता है एक स्टेटमेंट। अब वो बोल रहे हैं कि 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 साल पहले जो ए की एज थी, एज ऑफ ए वाज 10 टाइम्स हिज सन, ठीक है। और इसी के साथ वो दूसरी इक्वेशन दे देंगे कि 5 ईयर्स लेटर एज ऑफ ए विल बी 5 टाइम्स हिज सन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे के रखी हुई हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, इन स्टेटमेंट से कोशिश करते थे इक्वेशन बनाने की। आपको याद होगा, तो जैसे उसने बोला है कि 10 ईयर्स अगो, तो मैं मान लेता हूँ एक मेरे पास वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन है, ए, और दूसरा वेरिएबल कौन है, बी, मतलब जिनकी एज मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे निकालनी है। तो ये आगे मेरे वेरिएबल्स, मैथ्स में हम इनको वेरिएबल्स ही मान के चलेंगे। तो अब जैसे मुझे पता है ए इज़ द फादर ऑफ बी, अच्छा ये वाली स्टेटमेंट अगर ना भी दी होती, मुझे सिर्फ यही लिखा होता कि 10 ईयर्स अगो एज ऑफ ए वाज इतना, 5 ईयर्स लेटर एज ऑफ ए विल बी इतना, तो मैं तब भी इन दोनों स्टेटमेंट से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता। उसी इक्वेशंस को ही हम यहाँ पे डील करेंगे। जैसे उसने बोला कि 10 ईयर्स अगो, तो 10 साल पहली बात कर रहा है, तो एज ऑफ ए की बात कर रहा है। तो मान लो मैं लिखूँगा एज ऑफ ए, लेकिन 10 ईयर्स अगो, तो ए माइनस 10 लिखा मैंने, क्योंकि 10 साल पहली बात कर रहा है, अभी की तो बात कर नहीं रहा है। तो ए माइनस 10, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ ए माइनस 10, तो मतलब 10 साल पहले ए की एज जो थी तो वो क्या थी, ए माइनस 10, लेकिन वो किसके बराबर थी, 10 टाइम्स ऑफ हिज सन। आपको समझ आई? तो ये मेरी एक इक्वेशन बनी। ऐसे मैं बोल रहा था 5 ईयर्स लेटर, तो आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं हम, तो एज ऑफ ए की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ए माइनस ए प्लस 5 लिखा है, विल बी 5 टाइम्स हिज सन। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। तो ये मैंने बनाई कहाँ से, इस स्टेटमेंट के थ्रू ही बनाई है। तो ए माइनस 10 इज इक्वल टू 10s, ए प्लस 10 इज इक्वल टू 5s, तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब देखो अगर किसी को ये इक्वेशन नहीं बनानी आती है तो आस्ता आस्ता सीख जाओगे, मैं अभी सिखा दूंगा इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, तो जब इक्वेशंस बन गई मेरे पास, तो उसके बाद क्या करना है मुझे, सिंपल। तो अगर आप इसमें देखोगे तो मेरे पास दो वेरिएबल थे, एक ए और दूसरा क्या था, एस। तो मान लो मैं ए को एक्स मान लेता हूँ, मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मैथ्स में एक्स वाई में ही डील करते हैं, तो वो समझाने के लिए कि हम ताकि ऊपर वाली चीज़ समझ सकें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ए को एक्स मान लो और बी को वाई मान लो।
तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू 10y, और नीचे क्या बन जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 5y। तो अगर इसको आप y को इधर ले आओ तो ये क्या है, x माइनस 10y इज इक्वल टू 10, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस 10y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आई होप ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही सेम मैं इसको भी लिख सकता था, x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ये कहाँ से निकली, सिचुएशन बेस्ड कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो कोई भी सिचुएशन होगी ना, हम कोशिश करते हैं उसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करने की, वही कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मेरे पास देखो, अब इसको अगर फिट करोगे वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो मान लो मेरी पहली वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, मान लो इसी को पहली मान लो, इसको दूसरी थोड़ी आसानी हो जाएगी, ये पहली मान लो और ये दूसरी मान लो। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ ये है ax1 प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मैं बोल रहा था कि ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, यहाँ से मुझे बताओ ज़रा, x1 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x है, तो x1 का मतलब सिंपल ये था कि हम उसको पहली इक्वेशन मान रहे थे, इसलिए x1 माना। तो इसको भी आप लिख सकते हो x1 y1, इसको लिख सकते हो x2 y2, अपनी मर्ज़ी है। तो अब देखो यहाँ पे x1 तो कॉमन है, लेकिन इस x1 के पीछे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से निकल आई कितनी है, 1। सेम यहाँ पे देखो y1 के पीछे यहाँ पे b है, y1 के पीछे वहाँ पे 10 है, लेकिन इस 10 के पीछे साइन भी देख लो क्या है, -10। तो इसका मतलब मेरी b1 की वैल्यू या b की वैल्यू कितनी आ गई, -10। और ऐसे ही c की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, -10। इस माइनस को भूलना नहीं है, क्योंकि जो पीछे निशानी होती है वो हमेशा साथ ही रहती है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -10। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि ये a b और c मैंने कैसे लिखे हैं, तो आपको मतलब ये समझ लो 50% समझ आ गया कि आप क्या देखना है आगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन थी, अब इसको छोड़ दो ये वाली सिचुएशन, तो मान लो मैंने a b c निकाल दिया। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ग्राफिकल मेथड भी होता है जो कि एनसीईआरटी में भी दे के रखा हुआ है, और दूसरा होता है हमारे पास जो जनरल मेथड जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं या फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू निकाल लेते हैं। ये बहुत आसान है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्राफिकल मेथड तो निकाल सकते हो ग्राफिकल से भी, लेकिन मुझे लगता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, बल्कि एलिमिनेशन ज़्यादा आसान है, तो आप आराम से कर सकते हो इसको। अब देखो करेंगे कैसे इसको। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन दे के रखी हुई है 4x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है और यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है। तो देखो a1 क्या होता है, जो x के पीछे होता है, तो x के पीछे यहाँ पे क्या है 4, तो मैंने लिखा 4। b1 की वैल्यू क्या है 7, तो c1 की वैल्यू क्या है 9। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मुझे बताओ यहाँ पे मान लो मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या होगी 3, b1 की वैल्यू क्या होगी 4, बताओ 4 के -4, क्योंकि माइनस है पीछे, ठीक है। और ऐसे c1 की वैल्यू क्या होगी -6। अगर आपको ये क्लियर हो गया है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं, a1 b1 c1, ये हम किसी भी एक इक्वेशन को जो कि जनरल लाइन मतलब एक जनरल इक्वेशन होती है, उसमें से हम a1 b1 और c1 निकाल सकते हैं देख के ही। एक मैंने आपको बताया था ऊपर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वो तो बिल्कुल जनरल लाइन है कि मतलब आप देख के इसी को आप y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिख सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं लिख के बता देता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा था 4x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, 7y को यहाँ पे रखना है इज इक्वल टू -4x माइनस 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई -4x/7 माइनस 9/7। तो इसको देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी मेरी, m की वैल्यू होगी -4/7, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी -9/7। तो निकल गई ना, m की और c की वैल्यू आ गई और जनरल इक्वेशन भी बन गई। लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, अच्छा क्योंकि हमारा काम सिर्फ इसी से चल जाएगा। a1 b1 c1 निकालना अगर आपको आ गया, एक लाइन को देखना है सिंपल, उसका a1 b1 c1 कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा 4x माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखते ही बोलो कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -3 है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया होगा शायद, उम्मीद तो ये कर रहा हूँ मैं। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि 2D में हम कैसे लाइन को ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, सेम वैसे ही इसको भी सीखते हैं कैसे करते हैं।
अब देखो लाइन बनने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मान लो एक पॉइंट ये एक ये पॉइंट, तो मैं लाइन ड्रा कर लूँगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे 2 पॉइंट्स मिल जाएं मैं लाइन ड्रा कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक लाइन है, कुछ भी लाइन ले लो आप, हाँ मान लो 4x + 2y + 3 या +2 कुछ भी लिख दो = 0। ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। इसमें a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू 2 है। अब उसको साइड पे रखो a1 b1 c1 को, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो जब भी आपको लाइन ड्रा करनी होगी ना तो आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, तो वो कैसे बनाओगे? अब इसी में ये वाली जो लाइन है ना इसको ऐसे बनाओ आप। जब भी आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा आपको सिंपल क्या करना है, ये हम 9th-10th में सीखते थे कि ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू है। आपको पहले इसी इक्वेशन में ये जो 4x + 2y + 2 = 0 है, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे, तो x तो 0 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी -2/2। जब 2y को इसको पार भेजोगे तो समझ गए आप इतना छोटे छोटे क्या एक्सप्लेन करूँ, आप पिछली वीडियोस देख लेना अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो। y = क्या -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी -1। लेकिन मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो दूसरा पॉइंट x की वैल्यू आप खुद से कुछ भी मान लो, लेकिन y की वैल्यू मान लो, y को 0 पुट कर दो यहाँ पे। 1 मिनट बेटा, अब देखो मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, अगर y की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे बताओ क्या होगी? जब y 0 हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/4, -2/4 दैट इज़ -1/2, मतलब माइनस में 0.5 लिख सकता हूँ मैं। तो अब देखो मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ हैं, y की 2 वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ। प्लॉट कैसे करेंगे? हमें पता है ये वाली आ गई हमारी x एक्सिस और ये आ गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 0, तो ये मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे यहाँ पे -1 -2, ऊपर भी 1 2, यहाँ पे होगा -1 -2, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू 0 तो यहीं पे होगी, y की वैल्यू -1, तो y ये है, तो मतलब ये वाला पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो ओवरऑल ये वाला पॉइंट आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? x की वैल्यू -0.5, वो यहाँ पे होगी कहीं पे, ठीक है। और तब y की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब यहाँ पे। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला। तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, सिंपल। तो ज्वाइन हो गया तो मेरी ये लाइन बन गई। अब इसमें देखो y इंटरसेप्ट अगर बात करो उसे तो जाने की ज़रूरत नहीं, तो वो नेगेटिव में है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस लाइन को मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही मेरे पास कोई एक लाइन और होगी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 लाइन्स की बात कर रहे हैं। ऊपर टॉपिक का हमारा नाम ही क्या है? किधर गया हमारा टॉपिक? टॉपिक का नाम क्या है हमारा? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन तो मैंने अभी बताई, 3x + 4y - 7 = 0। ये तो आगे मान लो एक इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन पेयर्स है हमारे पास, कोई दूसरी भी होगी, मान लो 5x + 7y - 9 = 0। कोई ये 2 इक्वेशंस आपकी बनी हुई हैं, ठीक है। और 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, x और y, तो हम इसी से डील कर रहे हैं। तो जब हमारे पास 2 लाइन्स होंगी तो तब हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है? या तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मान लो एक ये लाइन है, तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास मान लो ये वाली है, 4x + 2y = 4 या -4 = 0, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, = 4। अब देखो ये वाली मेरे पास थी, अब ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएगा, मैं इसको -4 ही लिख रहा हूँ, = 0। अब मुझे क्या करना है? इसको भी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सेम उसी ग्राफ पे जिस पे मैंने पहले वाली लाइन ड्रा की है। यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू ड्रा कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा, चुप करके सुनते रहो बस। x और y, जब x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की है, तो मुझे बताओ यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी? x 0 पुट करूँगा तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 पार जाएगा तो 4 बन जाएगा, y की वैल्यू 4/2 मतलब 2, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ। अब कुछ और भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 0 ही डालनी है, ऊपर भी मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ, अच्छा y की वैल्यू 2 डालेंगे तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल सकते हो आप। तो y की वैल्यू मैंने 4 डाल दी, तो 4 2 कितना हो गया? 8, 8 - 4 मतलब 4 बच गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, ठीक है, करके देख लो। 4x, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने 4 डाली है, तो 4 2 8, 4x + 8 - 4 = 0, तो मतलब 4x + 4 = 0। तो 4x हो गया -4, x की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब इसको भी रिप्रेजेंट करूँगा मैं सेम इसी ग्राफ पे, ठीक है, दूसरी लाइन से ड्रा कर देता हूँ। देखो x की वैल्यू क्या है? 0 और y की कितनी है? 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y कहाँ पे हमारा ये? तो y की वैल्यू 2, तो मतलब एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया।
दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू कहाँ पे -1, यहाँ पे ये वाली आ गई एक्स की वैल्यू -1, और वाई की वैल्यू तब कितनी है 4, तो वाई की वैल्यू मान लो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा, तो वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो आपको ड्रा करना है कहाँ पे बनेगा ये। पहले हम यहाँ पे इसलिए कर रहे थे, जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ कि मैंने ये वाला पॉइंट इसलिए क्योंकि एक्स की वैल्यू थी 0, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है और ये 4 है, तो मुझे -1 से ऊपर जाना है और 4 से जहाँ पे भी वो मिलेंगे आपस में, वो वाला मेरा पॉइंट हो गया। तो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ था, ये। तो मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया मैंने ज्वाइन, ठीक है, अच्छे से ज्वाइन हुआ नहीं है, तो मान लो मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कुछ भी कर सकती थी, ये आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती थी, ये पैरेलल भी हो सकती थी। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती तो हमें कोई एक पॉइंट मिल जाता जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर वो पैरेलल हैं आपस में, मान लो कि इस सिचुएशन में पैरेलल हैं, तो वो पैरेलल अगर होंगी तो वो कभी भी आपस में जुड़ेंगी नहीं, तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कि कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। ये याद रख लेना, बस इतनी सिंपल सी बात। अब आते हैं हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आपको ये ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया कि ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम जंप करते हैं सीधा। जैसे आपने 9th-10th में एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, तो मैं एनसीईआरटी ओपन करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुकना, तब कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये आ गया हमारा पैरेलल एलिमिनेशन टू वेरिएबल्स। ये देख लें, इसमें देखेंगे ना, अगर आप ये खोल के देख लें ना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पैरेलल एलिमिनेशन टू वेरिएबल, इसमें देखें ये एक सिचुएशन दे के रखी है जिसमें कोई लड़की है अखिला, वो किसी फेयर शॉप पे जाती है किसी विलेज में, वहाँ पे वो दो सिचुएशन करती है। मतलब ये आप पढ़ लेना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। जब आपको अगर वो समझ में आ गया जो मैंने पढ़ाया, तो ये आ जाना चाहिए। उसी हिसाब से इसने यहाँ पे ये दो इक्वेशंस बनाई हैं, फिर उसने ग्राफिकल मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा था कि जैसे मान लो ये दो लाइन्स हैं आपके पास, तो या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी, या लाइन पैरेलल रह जाएंगी। मतलब पैरेलल या कोइंसाइड का मतलब हो गया एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ रही है, ठीक है, वैसे करके। अब यहाँ पे देखो, जैसे x-2y, देखो यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो एक मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये इक्वेशन आ गई मेरी, x-2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इन दो इक्वेशंस में इसने क्या किया, a1 और a2 की वैल्यू निकाली है। तो a1 की वैल्यू x के पीछे यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, x के पीछे 3 है, तो 1/3 आ जाएगा, तो वही लिखा है इसने यहाँ पे। ऐसे b1/b2 निकाला है, c1/c2 निकाला है। अब वो कंपेयर कर रहा है क्या a1/a2 और b1/b2 क्या ये आपस में इक्वल हैं। अगर वो इक्वल नहीं हैं, अगर वो इक्वल नहीं है, याद रखना, अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो ये सारे केस लेके चलते हैं। जैसे ये 3 केस लेके चलते हैं हम, तो ये 3 केसेस अगर आपको समझ में आ गए, तो कहने का मतलब आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन निकाल सकते हो सिर्फ उसकी a1 और b1 और c1 ये वाली वैल्यूज़ देख के ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जब भी वो इंटरसेक्ट करेंगे तो याद रखना a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर भूल जाता है ये कि हो था कि नहीं था, कैसे याद रखूं, तो इंटरसेक्टिंग तो मतलब इंटरसेक्ट कर रही है, तो नॉट इक्वल टू के ऊपर देखो हमने ऐसे नॉट इक्वल टू के ऊपर ऐसे डालते हैं ना, तो कहने का मतलब नॉट इक्वल टू इंटरसेक्टिंग लाइन से। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब कुछ इक्वल है उसका, दोनों का, तो कहने का मतलब वो तो कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अगर पहली वाली दोनों चीज़ें इक्वल हैं लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो वो पैरेलल लाइन्स होंगी। कहने का मतलब, अब इधर देख लो, किधर गए हमारे नोट्स, ये हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है 4x + 3y + 7 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 9y, सॉरी एक मिनट, हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9y + 4x 8x + 15 = 0। मान लो मेरे पास ये दो लाइन इक्वेशन है। अब याद रखना x के पीछे वाला क्या होता है, a1। तो याद रखो a1 कितना है मेरा, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान रहा हूँ, तो मेरे a1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। ऐसे मेरे a2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 9 होगी। तो पहले a1 b1 सारे लिख लेते हैं। b1 की वैल्यू क्या होगी, 3, c1 की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी होगी, 9, b2 की वैल्यू कितनी होगी, 8, यहाँ से देख रहा हूँ ना मैं।
और C2 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 15। अब आपको सिंपल क्या देखना है कि A1/A2 क्या वो B1/B2 के इक्वल है कि नहीं है। देखो A1/A2 ये आ गया मेरा कितना 4/9 इक्वल टू B1/B2 मतलब 3/8। क्या ये आपस में इक्वल हैं, मतलब 4/9 3/8 के इक्वल हैं कि नहीं है। लेकिन एक गलती मैंने कर दी है जो आप भी एग्ज़ाम में करोगे। मैंने यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या लिखी है 9, हालांकि ये y के पीछे है, तो y के पीछे वाला A2 नहीं वो B2 होता है। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी, मैंने जानबूझ के इक्वेशन में x आगे लिखा था ताकि मैं ये बाद में समझा सकूँ, लेकिन मैं खुद भूल गया। तो वहाँ पे आपको बोलना नहीं है। यहाँ पे क्या था 4x, तो x के पीछे वाला A1 था, तो यहाँ पे x के पीछे वाला यहाँ पे क्या है 8 है, तो A2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8 होगी। ऐसे B2 की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी। तो अब बताओ ज़रा A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं कि नहीं है। A1/A2 कितना हो गया मेरा 4/8 और B1/B2 कितना है 3/9। क्या ये आपस में इक्वल है? 4/8 और 3/9 कभी इक्वल हो सकते हैं? सोच के देखो कैसे होंगे इक्वल, ये तो नहीं है इक्वल। तो जैसे ही नॉट इक्वल टू हुआ, मतलब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो याद रखना ये इसको क्रॉस कर दिया गया है, तो कहने का मतलब ये लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल सी बात है, इतना याद रख लेना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मान लो कि वो इक्वल हो जाती है, जैसे मान लो A1/A2 जो वैल्यू आती है अगर वो B1/B2 के बराबर हो जाती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, और ये C1/C2 के इक्वल होती, तो वो लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही होती, मतलब एक के ऊपर दूसरी होती। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास है 2x + 4y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 4x + 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये है, और इसमें एक हम C1 भी ऐड कर लेते हैं अपने से। मान लो यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया मान लो। अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी है, देख के बताओ 2, B1 की वैल्यू कितनी है 4 और C1 की वैल्यू कितनी है 4। ऐसे A2 ये मैंने वैल्यूज़ कहाँ से ली हैं, पहली इक्वेशन से। ऐसे ही A2 की वैल्यू बताओ कितनी है 4, B2 की वैल्यू कितनी है 8, C2 की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है एग्जाम में, जैसे हमें दो इक्वेशन देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे अगर वो एग्जाम में ये पूछता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड होंगी या क्या होगा, तो तब हमें यही चेक करना है। तो A1/A2 देखते हैं कितना है वो 2/4। ऐसे ही B1/B2 देखो कितना है 4/8। तो मुझे बताओ 2 1 2 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, तो ये 1/2 आ गया, दोनों की वैल्यू 1/2, तो ये तो इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया। अब देखते हैं C1/C2, तो C1 कितना 4, A कितना 8, 4/8 कितना हुआ 1/2, तो ये भी इक्वल हो गया C1/C2। तो जब तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो मतलब ये लाइन आपस में दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी। कोइंसाइड का मतलब हो गया एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। अगर आपको समझना है ये कैसे आएगी, यहाँ पे देख लो। देखो वीडियोस लंबी होंगी, अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियोस लंबी होंगी। अगर किसी को ऐसे नहीं मज़ा आ रहा है तो आप कहीं और पे देख लो जहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। लेकिन मेरा मेथड यही है कि टाइम जितना मर्जी लग जाए लेकिन माइंड में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। अब देखो इसी ये जो दो लाइन्स थी ना, इसको समझाने के लिए कि देखो ये क्या था 2x + 4y प्लस, तो याद रखो इसमें x की वैल्यू क्या डालोगे 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डाल के देख लो। यहाँ पे x पुट करो कितना 0, और y की वैल्यू देखो कितनी आएगी। x को जब 0 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आएगी -1। सेम ऐसे ही y की वैल्यू को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/2 -2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। सिंपल ये करना है। मैं ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही एक पॉइंट को x को 0 मान लो या y को 0 मान लो, तो आपकी इस इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2। -2 कहाँ पे होगा, मान लो यहाँ पे, अगर ये -1 है तो ये आ गया मेरा -2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट मेरा ये आ गया। तो मैं ये वाली लाइन मैंने ड्रा कर दी, एक मिनट। ओके, ये आ गई मेरी लाइन कौन सी, 2x + 4y + 4 इज इक्वल टू 0, ये वाली लाइन। अब सेम में यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट करो। देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे ही y की वैल्यू 0 पुट करो और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो सेम इसी के ऊपर बन जाएगी सेम दूसरी लाइन भी मेरी, तो वो आपस में कोइंसाइड कर गई।
ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कोइंसाइड कब करती हैं, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल हों। लेकिन अगर ऐसा हो कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन दैट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब C1/C2 इनके इक्वल नहीं है, वो तभी हो सकता है जैसे मान लो इसी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, यहाँ पे 8 लिखा था, तो मैं 8 की जगह 10 डाल देता हूँ, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जिसमें C1/C2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा, या ना कि A1/A2 के इक्वल होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं होंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन जब भी आएगी आपके पास, तो तब आपके पास क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं, वो होंगी आपकी पैरेलल लाइंस। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन है कि C1/C2 जो है वो इनके इक्वल नहीं होगा, तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और ऊपर हमने कोइंसाइड के लिए भी देख लिया, तीनों इक्वल होने चाहिए, तो कोइंसाइड हो जाएगी। जब कोइंसाइड होती हैं तो हमारे पास सोल्यूशंस जो निकलते हैं ना, सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो आपस में कब कब इक्वल हो रही हैं, तो वो इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि वो आपस में दोनों एक के ऊपर दूसरी चढ़ी हुई है, तो वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मिलेंगी आपस में। लेकिन पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो जब भी पैरेलल लाइंस आए, मतलब इस टाइप की इक्वेशन बनती हो जिसमें A1/A2 B1/B2 के इक्वल है लेकिन दैट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो पैरेलल लाइंस के केसेस में आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन तो तब निकलेगा ना आपका जब वो आपस में कोइंसाइड कर रही होंगी, तो आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये याद रख लेना। ठीक है, अब देखें सोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये मान सकते हो कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपकी क्या निकलेंगी। ठीक है, या फिर जैसे मान लो दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारा सोल्यूशन मान लो ऐसे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन्स ये हो गया क्लियर। उसके बाद एक सिचुएशन हमारे पास और थी कि अगर मान लो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और जब भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो तब हमारे पास सोल्यूशन कितने होंगे, तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पास क्या क्या बन सकते हैं, आपको इक्वेशन दे के रखी होगी, पूछेंगे बताओ इसमें यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, या फिर इसमें नो सोल्यूशन है। सोल्यूशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, या फिर वो कोइंसाइड कर रही हैं, या फिर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब आप देख के ही बता सकते हो। तो कहने का मतलब आप एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो आपको दो इक्वेशन दे के रखी हैं, 4x + 4y - 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है -3x - 4y + 17 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन्स हैं। मुझे बताओ ये दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इनके ये पैरेलल होंगी या फिर ये कोइंसाइड करेंगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, A1/A2। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लो A1 कितना है 4, x के पीछे वाला A1 होगा, x के पीछे वाला ही B1 होगा। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, और ये आपको खुद ही माननी पड़ेगी कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। 4/3, ये माइनस था तो -4/3, ये आ गई आपकी A1/A2 की वैल्यू। ऐसे ही B1/B2 की वैल्यू निकालो, वो कितनी हो जाएगी, 4/-4 मतलब -1। ठीक है, 4/-4 की वैल्यू -1 ही आएगी ना, ये तो नहीं सिखाने की ज़रूरत। C1/C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -9/17। ठीक है, अब मुझे बताओ A1/A2 क्या वो B1/B2 के इक्वल है, या B1/B2 C1/C2 के इक्वल है, कुछ भी किसी के इक्वल नहीं है। तो ये वाला केस आ गया हमारा कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सिंपल याद रखो, हमने जब बोला था कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो मतलब वो लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर वो इक्वल होंगी तो हमने बाकी सारे केसेस देख लो, तो इसमें हमने सिर्फ ये दो देखनी है, C1/C2 देखने की भी ज़रूरत नहीं कि वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो, ये इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैं समझाने बैठ जाऊँगा तो और लंबा हो जाएगा, अब ये करके खुद देख लो एक बार ग्राफिकली। तो जब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गई और आपको ये भी पता चल गया कि लाइन्स के कैसे देखते हैं हम, सोल्यूशन क्या है, जो भी है, उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप इसको एग्जाम में आपके पास या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। कहने का मतलब यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, लेकिन कैसे निकाली है, ग्राफिकली मेथड से। वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, उससे बेटर क्या है कि आप क्या करोगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे। मैं दोनों समझा देता हूँ क्या चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, 4x + 2y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, तो याद रखना अगर इस टाइप में आपको इक्वेशन दे के रखी है, तो मुझे बताओ A1 की वैल्यू कितनी होगी। देखा यहाँ पे आप गलती करोगे इसलिए बता रहा हूँ, वो होगी 4। B1 की वैल्यू क्या होगी, 2। C1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 7, बल्कि है क्या है, -7। क्यों, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन है वो इस टाइप की होती है, 4x + 2y - 7 इज इक्वल टू 0। इस 7 को पार लेके जाओ, इक्वल टू के पार 0 होना चाहिए। जब
जब भी आप A1 B1 C1 निकाल रहे हो, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। A1 B1 C1 निकालने के लिए इक्वल टू के पार में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी होगी, -7 होगी। ये तो आगे बात की बात। अब मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। मान लो मेरे पास है 4x + 7y + 9 = 0, और दूसरी इक्वेशन दे के रखी हुई है मुझे 5x + 2y - 3 = 0। तो मुझे इसमें क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर मैं लगाऊंगा इसमें इस साइड पे एलिमिनेशन मेथड। आप देखना जिसमें आपको 12 पढ़ रहा है आप वही पकड़ लेना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि आप एक इक्वेशन में से, जैसे मान लो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो। पहले कैसे निकालोगे, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ 4x + 7y + 9 = 0 था, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। तो x को यहीं पे रखूँगा, मतलब 4x को यहीं पे रखना पड़ेगा, = ये 7y पार जाएगा तो -7y बन जाएगा, और ये बन जाएगा -9। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, -7y - 9 / 4। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मान लो मैंने इसमें से x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली मैं वही वैल्यू x की यहाँ पे पुट करूँगा, इस x की जगह, ठीक है। अब देखो मैंने इस x की जगह सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। जो वैल्यू आप x की या y की फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे वो वाली आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन मेरी क्या है, 5x + 2y - 3 = 0। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। तो मैं पुट कर रहा हूँ 5 × -7y - 9 / 4 + 2y - 3 = 0। अब देखो ये 5 बाहर है तो मल्टीप्लाई लगेगा अंदर की तरफ, -35y - 45 / 4 + 2y - 3 = 0। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कैसे किया मैंने। अब देखो अब क्या करेंगे, ये आ गया -35y - 45 + 4 2 = 8y - 12 = 0। अब देखो -35 और प्लस का 8 है, तो जब माइनस मतलब इसको करेंगे -35 और +8 कितना हो गया हमारा, -27y, ठीक है। -45 और -12 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5 -57 = 0। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -27y आ गया 57। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -57/27। तो आपके पास y की वैल्यू निकल गई। तो जब आपके पास y की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई थी ये वाली, तो आपको सिंपल क्या करना है, अब इस y की वैल्यू को उठा के इसमें डालना है x की जगह, यहाँ पे y की जगह। तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -7 × y कितना था आपका, -57/27, -57/27, ठीक है, -9 / 4। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 7 49, 39। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाई आ गया आपका 27 - 9 / 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 399 - 63 9 6 15 153 डिवाइडेड बाई 27 होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से इसको माइनस करो, 9 3 में से 6 4 2 डिवाइडेड बाई 27। ये डिवाइड, कई बार अगर कंफ्यूज होते हो ना कि ये डिवाइड बाई 4 को कैसे लिखना है, तो सिंपल ऐसे करके लिख दो। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 247 डिवाइडेड बाय 108। तो ये x की वैल्यू भी निकल गई, y की भी निकल गई। मैंने इक्वेशंस अपने से मानी थी इसलिए इतनी लेंथी होगी। एग्जाम में आपको इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आपको इतना टाइम लग जाए निकालने में, लेकिन तरीका यही है कि पहले x की वैल्यू निकालनी है, उसको y में डालना है, फिर y जो y से मतलब y की आपकी मैंने x की वैल्यू यहाँ से निकाली, मान लो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, इसको मैंने पुट किया यहाँ पे, यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में वापस डाल दो, यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपकी दोनों x और y की वैल्यू निकल गई। ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा लेंथी है, एग्जाम में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एलिमिनेशन मेथड से करो। अब एलिमिनेशन मेथड से सेम इसी इक्वेशन को अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अब बता देता हूँ वो कैसे होती है। अब देखें,
आपके पास क्या था 4x प्लस 7y प्लस 9, तो सिंपल ऐसे लिखना है 4x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और नीचे क्या था 5x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, x को या y को इक्वल कर दो। जैसे यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, तो इक्वल करने के लिए मैं एक तरीका कर सकता हूँ कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से पूरी इक्वेशन को, लेकिन करना पूरी इक्वेशन को है, और नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और नीचे भी। अब मेरे पास क्या आ गया 5 4 ज़ा 20, एक मिनट, ये कितना बन गया 20x प्लस 7 5 ज़ा 35y प्लस 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 0। और नीचे क्या है 5 2 ज़ा 20x प्लस 4 2 ज़ा 8y माइनस 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों 20x और 20x इक्वल हैं। अब आपको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना मतलब जो भी साइन होगा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे इसके पीछे पॉजिटिव था ना यहाँ पे, तो वो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अब जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो इनको नहीं मानना है आपको, मतलब इनको बाहर निकाल दो। एक मिनट रुकना, इसको बाहर निकाल दो, इस वाले पॉजिटिव को बाहर निकालो, यहाँ से इस वाले पॉजिटिव को बाहर निकालो, यहाँ से माइनस, क्योंकि आप ये वाले साइंस हमारे चलेंगे। तो जब ये साइन चलेंगे तो आप बताओ ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। एक मिनट यार, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये -35 में से 8 निकालूंगा, पीछे कितना बच गया मेरा 27। ठीक है 27y, और यहाँ पे मेरा कितना आ गया 5 और 2 7 4 और 1 5 प्लस का इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -57/27। जो वहाँ पे इतनी देर के बाद निकली थी वो यहाँ पे देखते ही निकल गई। समझ रहे हो। अब करना क्या, जब आपके पास y की वैल्यू निकल गई, अब आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा तरीका ये भी है, यहीं पे आप सेम इसी इक्वेशन में दोबारा से जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ना, इसको y वाले को इनको इक्वल करने की कोशिश करो। तो ये कैसे इक्वल होगा, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये दोनों 14 बन जाएँ और ये कैंसिल हो जाए। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उस हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक आसान सा कोई क्वेश्चन लेते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एलिमिनेशन मेथड समझा देता हूँ। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू या -2 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 2 या प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करनी है सबसे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को या y की वैल्यू को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे इक्वल कैसे हो सकती है, यहाँ पे ये 2 है ये 3 है, ये इक्वल तो नहीं है। तो इक्वल करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 से, ताकि 3 2 ज़ा 6 बन जाए। और नीचे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऊपर जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन मेरी नई क्या इक्वेशन बनेगी वो लिखनी है पहले। 3 2 ज़ा 6x प्लस 5 3 ज़ा 15y माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। और नीचे लिखना 3 2 ज़ा 6x माइनस 4 2 ज़ा 8y और प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। अब इनको नहीं कैलकुलेट करना है, इनको काउंट नहीं करना है आपको। तो अब ये तो कैंसिल हो गया, 6x में से 6x निकाला तो 0 हो गया। 15y प्लस 8y, इसको प्लस को ही काउंट करना है। ठीक है, 15 और 8 कितने हो गए आपके पास 23y, और ये माइनस माइनस ये आपके पास कितना आ जाएगा 6 6 14 इज इक्वल टू 0। तो 23y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/23। y की वैल्यू निकल गई। इस y की वैल्यू को उठा के इसी इक्वेशन में x की जगह डाल दो, मतलब y की जगह डाल दो यहाँ पे, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन, या फिर सेम इसी को जो आपके पास था ना, अब y की वैल्यू यूज़ करो। आपके x की, ये y की वैल्यू निकल गई, अब x की वैल्यू निकालो यहीं से। कैसे निकालोगे, यहाँ पे क्या था 5, यहाँ पे क्या था 4, तो इसको बाहर से किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसको किससे करोगे 5 से। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी। देखो हर जगह पे माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं भी बताता हूँ कैसे। 4 2 ज़ा कितना हो गया 8x प्लस 5 4 ज़ा 20y माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। और नीचे कितना है 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 4 ज़ा 20y प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है पहले से ही, तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। साइन में वहीं पे चेंज कर रहा था जहाँ पे मुझे माइनस करना, मतलब मुझे कैंसिल करना था। तो यहाँ पे तो पहले ही कैंसिल हो रहे हैं वो। तो 18 और 15 कितने हो गए 23x, और ये मेरा कितना आ गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -12/23। x की वैल्यू ये आ गई, और y की वैल्यू अभी हमने देखी थी क्या निकली थी पता नहीं। ठीक है,
जो भी थी, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। तो एक तो ये आ गया, हम बता रहे हैं कि अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन पार्ट होता है जो हर जगह लगता ही है। जैसे आप रीजनिंग में देखोगे तो हर जगह लगता ही है ये, कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी या दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, वहाँ से आप सोल्यूशन निकालोगे। एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो सिंपल यही पूछ सकते हैं कि आप ये बताओ कि वो लाइन्स आपस में, जो भी दो लाइन्स दे के रखी होंगी, वो पैरेलल होंगी या फिर वो दो मतलब इंटरसेक्टिंग तो नहीं कर रही हैं, कोइंसाइड तो नहीं हो रही हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो वो कोइंसाइड कर रही होंगी। अगर ये नॉट इक्वल टू बीच में आ जाएगा तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो इसका मतलब वो क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। सिंपल याद रखना। और जब भी पैरेलल लाइन्स होंगी तो सोच लो ये वाली पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है, ये कभी आपस में मीट नहीं होंगी, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और अगर वो कोइंसाइड कर रही हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। यहीं से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो लंबी हो गई है आई नो, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अब वो वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, कि क्या वो जितना हमने पढ़ा है इससे निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉम एंड जेरी वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर, टॉम ऑर्डर, तो टॉम की बात कर रहा है। टॉम ने क्या ऑर्डर किया, टॉम इज इक्वल टू, इसने क्या किया, 2 हमबर्गर एंड 1 सॉफ्ट ड्रिंक प्लस 1 सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी पहली इक्वेशन। और ये भी क्या बोल रहा है कि टोटलिंग ₹70, तो टोटल कितना रुपीज़ दिया है इसने, टॉम ने 70 रुपये दिए हैं। तो टॉम की बात कर रहे थे तो टोटल कितने दिया उसने, 70 रुपये। तो मतलब 2H, 2 हमबर्गर, 2 बर्गर और 1 सॉफ्ट ड्रिंक का टोटल उसने कितना दिया, 70 रुपीज़ दिए। ये समझ आ गया। दूसरा उसने क्या बोला, जेरी थी, दूसरी लड़की जेरी है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं टॉम की, तो पहली इक्वेशन आ गई टॉम की। दूसरी हम जेरी की बात करेंगे अब। तो जेरी ने क्या किया है, उसने 1 हमबर्गर ऑर्डर किया है और 2 सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर किए हैं, और टोटल उसने कितना दिया है, 50 रुपीज़ दिए। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं सिंपल से, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कास्ट ऑफ 1। अच्छा, यहाँ पे सिंपल वो पूछ रहा है कि मुझे इसकी इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। तो सिंपल एलिमिनेशन मेथड लगाओ। क्या मतलब, ये 2H है, इसको भी 2H बना दो। ये कैसे बना सकते हो, अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को इसको भी मिला के, क्योंकि 50 पार है, इसको इस साइड भी ला सकते थे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरी नई इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर आ गया 2H प्लस 1S इज इक्वल टू 70, और नीचे क्या हो जाएगा, 2H प्लस 2 2 4S इज इक्वल टू 100। तो ये देखो 2H कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो प्लस के नीचे माइनस करना पड़ेगा तभी वो कैंसिल होंगे, ठीक है। माइनस किया मैंने तो माइनस का 4S, क्योंकि ये अब प्लस काउंट नहीं होगा, माइनस का 4S और प्लस का 1S मतलब माइनस का 3S है। और यहाँ पे माइनस आएगा तो मतलब -30, क्योंकि 70 में से 100 निकालेंगे तो -30 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 30/3 मतलब 10। तो S की वैल्यू मेरी कितनी निकल गई, 10। तो यहाँ पे देखो सॉफ्ट ड्रिंक की वैल्यू 10 कहाँ पे दे के रखी है, सिर्फ यहीं पे दे के रखी है। तो मुझे पूरा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है हम बर्गर की कास्ट। जब मेरी S की वैल्यू 10 निकल गई, इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में या इसमें डाल दो या नीचे वाली में, ठीक है। जो भी ओरिजिनल इक्वेशन थी 1H प्लस 2S वाली, जो हमने एलिमिनेशन के लिए की है उसमें नहीं डालनी है, या इस इक्वेशन में डालो या इसमें डालो। मान लो मैं ऊपर वाली में डाल रहा हूँ तो S की वैल्यू 10 डालनी है। तो S की वैल्यू 10 डालूंगा तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो मतलब 2H प्लस 10 इज इक्वल टू 70। तो 2H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को पार भेजूंगा तो ये कितना बच गया, 60। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन H की निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि S से ही हमारा काम बन गया। और ये यूज़ क्या किया हमने, एलिमिनेशन मेथड। अब अगर किसी को एलिमिनेशन मेथड समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी समझाने की कोशिश की है, कहने का मतलब उतने बेसिक से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं 9th 10th में। तो अगर एलिमिनेशन मेथड समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं एलिमिनेशन मेथड पे बिल्कुल बेसिक से बता दूंगा कि कैसे एलिमिनेट करते हैं अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश की है कि इसमें और क्या क्या बन सकता है। अब क्या आपको करना क्या है, आपको सिंपल वही जो मैंने 9th या 10th की बताई है उसमें ये चैप्टर दे के रखा हुआ है, उस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए, और अब हो जाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है उस बेसिस के ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या बचा है, अब 1 मिनट वो मैथ्स को मैं वहाँ से दिखाई देता हूँ आपको, जो हमने निकाला था PDF ये था ना। अब देखो यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसाइड करेंगी तो इनफाइनाइट ये मेनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या होगा, इसकी समरी देख लो। ये देखो इन्होंने वही लाइंस ड्रा करके रखी जो मैंने आपको समझाया है, आपको ये आसानी से समझ आएगा आप, ठीक है, कि हम कैसे देखते हैं A1/A2 B1/B2। इसका समरी देख लेते हैं एक बार कि इसमें कुछ बचा तो नहीं हमारा। तो जैसे A1/A2 अगर B1/B2 के, जैसे यहाँ पे देख रखा है ये फर्स्ट वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे शायद यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ,
पेन को, कोई इशू नहीं, 1 मिनट, अच्छा नहीं हो रहा है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा है, अच्छा हो गया, तो क्या होगा इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो इसको हम कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, अगर मतलब कंसिस्टेंट मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अगर ऐसे देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, जैसे हमने पीछे वाली बात की थी जिसमें हमने बोला था कि इस जब ऐसा भी होगा तो वो लाइन्स आपस में क्या होगी, वो आपस में पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है, इस केस में। तो इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो जब भी पेयर ऑफ लाइन पैरेलल होंगी तो पैरेलल का मतलब इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे हमने इस केस में देखा था, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा जब भी, तो तब वो हमें याद क्या रखना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछेंगे वो क्वेश्चन, तो यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर वो तीनों इक्वल हैं जैसे हमने बात की थी, तो तीनों इक्वल के केस के क्या था कि वो आपस में कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर दूसरी बैठ रही है, तो इस केस में वो क्या होंगी, डिपेंडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और कंसिस्टेंट भी हैं, क्योंकि एक के ऊपर दूसरी बैठी हुई है। तो ये डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, ये याद रख लेना। इनकंसिस्टेंट सिर्फ उसी केस में होता है जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो लेकिन दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। यही आपको मेन याद रखना था इसमें। बाकी हाँ, थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मुझे मैसेज करना है, मैं ऐसे समझा दूंगा फ़ोन करके भी, ठीक है। लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के बंदे हो, मुझे किस लेवल पे पढ़ाना चाहिए, तो वो ऐसे ही पता चलेगा जब आप इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।